मेरा नाम मुस्कान है। बचपन से लेकर अब तक मैं अपने माता पिता से ज़्यादा अपने भैया को जानती थी, जिन्होंने मेरे माता पिता के मरने के बाद हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मैं उनसे उम्र में छोटी थी, लेकिन छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारी मैंने अच्छे से संभाल ली थी और अपने छोटे छोटे हाथों से मैं भैया को खाना बनाकर खिलाया करती थी। भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। उनका नाम आरशब था। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मैं कॉलेज चली जाती और भैया ऑफिस चले जाते थे, लेकिन जिस दिन मैं कॉलेज की छुट्टी कर लेती या भैया ऑफिस की छुट्टी कर लेते और हम दोनों में से कोई एक भी घर में अकेला होता तो हमारा मन नहीं लगता था। मोहल्ले के लोग तो हम दोनों भाई बहन के रिश्ते पर गर्व करते थे। हम दोनों भाई बहन जब छोटे थे तभी हमारे माता पिता हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। उस समय भैया की उम्र लगभग 15 साल थी। मम्मी पापा के मरने के बाद भैया ने हमेशा मेरा ख्याल रखा। कम उम्र से ही भैया ने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वो काम भी किया करते थे, पढ़ाई भी किया करते थे। मेहनत और लगन ने उन्हें कामयाब बना दिया था। जिंदगी मामूली सी थी, लेकिन हमारे दिलों में जो मोहब्बत थी वो बहुत ही अनमोल थी। फिर वो दिन आया जब भैया ने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली थी। भैया ने मुझे उसके बारे में बताया तो मैं फौरन ही पड़ोस की आंटी को लेकर उस लड़की के घर चली गई थी और भैया का रिश्ता पक्का कर दिया था। मुझे अपने भैया की पसंद पर गर्व महसूस हुआ था। वो लड़की बहुत सुंदर थी और उसका नाम अंशिका था। भैया की शादी के दिन में सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इस घर में अब मेरी साथी आने वाली थी। मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं अपनी भाभी को कभी भी भाभी नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन की तरह समझूंगी। भैया की शादी खूब धूमधाम से की गई। उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। भाभी शुरू में मोहब्बत से पेश आती थी। मैंने भी अपनी नई भाभी का स्वागत घर में बड़ी धूमधाम से किया था। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, अगर कभी भैया आपको सताएं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं फ़ौरन उनसे बदला ले लूँगी। भाभी मेरी बातों पर हंस पड़ती थी और कहती कि तुम तो पहले से ही मेरी दोस्त बन गई हो। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था। घर का माहौल बहुत हंसी खुशी वाला था। भैया भर शाम देर से घर आते थे, लेकिन आते ही सबसे पहले मुझसे मिलते थे। वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में बातें किया करते थे और पूछते थे कि मैं आगे क्या बनना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी भाभी के अंदाज बदले हुए होते थे, जैसे हम दोनों भाई बहन की मोहब्बत उन्हें पसंद नहीं हो, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। दिन इसी तरह से गुजरते गए। एक दिन दोपहर का समय था। कॉलेज से आने के बाद मैंने देखा कि भाभी सब्जी काट रही थी। मैंने उनके पास जाते हुए कहा कि भाभी, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे लिए कुछ हल्का सा बना दीजिए। उन्होंने मुंह बिगाड़ते हुए कहा कि दोपहर की खिचड़ी रखी हुई है, वो खा लेना। मैं भाभी के ऐसे अंदाज पर खामोश हो गई। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। उस दिन संडे था। मैं और भैया घर पर ही थे जब घर का दरवाज़ा बजने लगा। मैं जब दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो एक बड़ी उम्र की औरत और उनके साथ एक जवान लड़का था। उन्होंने भैया का नाम लिया और कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी की दोस्त थी। मैंने उनको घर के अंदर आने की इजाज़त दी। भैया ने जब उनको देखा तो वो फ़ौरन कमरे में ले गए और मुझे चाय बनाने का इशारा दिया। जब चाय बनाकर कमरे में लेकर गई तो मुझे उनकी आवाज़ साफ सुनाई दी। उन्होंने भैया से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन मुस्कान के लिए अपने भतीजे का रिश्ता लेकर आई हूँ। तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, हमें पसंद है तुम्हें, हमारा भतीजा भी बहुत पसंद आएगा। इंजीनियर है, शहर में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है। भाभी ने जब मुझे दरवाजे पर देखा तो जल्दी से चाय की ट्रेली और खुद मेहमानों के साथ जाकर बैठ गई। मेहमान तो हमारे घर से चले गए तो भाई, अब भाभी आपस में बातें कर रहे थे। भाभी भैया से कह रही थीं कि रिश्ता बहुत अच्छा है, आपको इसको सीरियस लेना चाहिए। भैया ने कहा कि अभी मेरी बहन की उम्र सिर्फ 25 साल है, मैं अभी उसकी शादी नहीं करना चाहता, वो आगे और पढ़ना चाहती है। जब वो कहेगी तब मैं उसकी शादी करूँगा। लेकिन भाभी कहने लगी, अरे पढ़ लिख कर क्या होगा, तुम उसे कितना ही पढ़ा लो, करनी तू उसे घर जा रही है। भैया के दिमाग में भाभी की बातें आ रही थीं। मैं खामोशी से खड़ी एक तरफ उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर भैया ने अगली सुबह नाश्ता करते हुए बात छेड़ी। कहने लगे कि मुस्कान, कल जो लोग घर पर आए थे, मुझे उनका बिहेवियर और उनकी बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। लड़का भी पसंद आया है। मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा कि भैया,
आपकी नज़र हमेशा बेहतर होती है। अगर आपको वो लड़का अच्छा लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। भैया खुश हो गए थे, लेकिन मैंने देखा था कि भैया से ज़्यादा खुशी तो भाभी के चेहरे पर थी। भैया ने लड़के के घर जाकर उसके परिवार से बात की। जब उनका दिल बेफिक्र हो गया तो उन्होंने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। उस लड़के का नाम हेमंत था। उसके घर वाले सिंपल तरीके से मुझे अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म कर गए थे और शादी की डेट भी उसी दिन फिक्स हो गई थी। भाभी ने मेरे ससुराल वालों के सामने खुद मुझे अपने हाथों से तैयार किया था और बाजार से मेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े लेकर आई थीं। मेरी तारीफ करने लगी कि तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। कुछ दिन बाद घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। अब मैं सिर्फ एक बहन नहीं रही थी, किसी की पत्नी भी बनने जा रही थी। शादी के दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। मेरे भैया अकेले ही मेरी शादी की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। मुझे उन पर तरस आ रहा था। अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो आज अकेले मेरे भैया को मेरे लिए इतना परेशान न होना पड़ता। शादी से एक दिन पहले भैया मेरे पास आए और मेरे गले लगकर कहने लगे कि मुस्कान, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत प्यार दिया है और तुमने भी अपने भाई की इज्जत का हमेशा ख्याल रखा। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि ससुराल में अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें ससुराल में कभी कोई परेशानी न मिले। जितना प्यार मैंने तुम्हें दिया है उसे कई गुना प्यार तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें दे। अगले दिन मेरी शादी हो चुकी थी। मैं हेमंत की पत्नी बन गई थी। विदाई के समय भाभी ने गले लगाते समय धीरे से मुझसे कहा था कि नए लोग हैं, नई जगह होगी, तुम्हें सब कुछ सीखना पड़ेगा। बस अपनी जुबान बंद रखना और आंखें खुली। मैं खामोश रही। भैया ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और ढेर सारी प्रार्थना की और फिर मेरा हाथ हेमंत के हवाले कर दिया गया। ससुराल में पहुंचते ही जो पहले शब्द मुझे सुनने को मिले थे वो ये थे कि हमारी जैसी बन जाओ। कहाँ तुम छोटे घर से आई हुई हो, कहाँ हम बड़े लोग, अब तुम्हें यहाँ रहकर हमारे माहौल में ढलना होगा। ये शब्द मेरी सास ने कहे थे। मैंने धीरे से सर हिला दिया था। शादी के बाद कुछ ही दिन गुजरे थे। सब कुछ बस नॉर्मल सा था। इस घर में कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता था। मेरे पति भी, उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। एक दिन दोपहर का खाना खाते समय उन्होंने कहा कि खाने में मिर्ची बहुत ज़्यादा है, तुमसे कुछ नहीं आता। उन्होंने खाना खाते से अपना हाथ रोक दिया और मुझे घूर कर देखने लगे तो मैंने कहा कि मैं खाना बनाना सीख लूँगी, आइंदा ध्यान रखूँगी। मैंने प्लेट उठाते हुए कहा कि लाइए, आपके लिए दूसरी सब्जी ला देती हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, रहने दो, अब मैं खाना खा चुका हूँ। उनके बिहेवियर पर मैं हमेशा खामोश हो जाया करती थी। अगर वो मुझे कहीं लेकर जाते तो कहते कि तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, तुम्हें किसी से बात करने का ढंग नहीं है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है, सबके बीच बार बार बोलती रहती हो। मैं उसे नज़र झुकाकर सिर्फ इतना ही कहा करती थी कि मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। उन्होंने कहा कि हर बात में तुम्हें माफ़ी और यही कहना रहता है कि तुम्हें सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। ससुराल में मेरे दिन घर के सारे काम करने में और सबकी शिकायतें सुनने में गुजर जाते थे। एक दिन तो मेरी सास ने कहा कि माँ का होना भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुमसे सारे काम करने आते होते। मैं उनकी हर बात खामोशी से सुनती थी। एक दिन मुझे भैया की बहुत याद आ रही थी। मैंने अपनी सास से पूछा, क्या मैं भैया से फ़ोन पर बात कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि अब शादी हो गई है, अपने भैया के घर की बातें करना बंद करो और अपने घर पर ध्यान दो। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 महीने खामोशी से और लोगों के ताने सुन सुनकर गुजारे थे। मैं उनकी हर बात को बर्दाश्त किया करती थी। ऐसा करने के बावजूद भी मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझे डिवोर्स दे देगा। मैं तो ये रिश्ता निभाना चाहती थी। इस दिन हेमंत ने मुझे शॉपिंग के लिए बाहर ले जाने का वादा किया, मगर फिर दोस्तों के साथ चले गए। जब घर आए तो मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। मैं आपका काफ़ी समय तक इंतज़ार करती रही। उन्होंने कहा कि मेरे पास तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए फालतू टाइम नहीं है। मैं इस पर भी खामोश रही। अगले दिन मैं घर की साफ सफाई कर रही थी जब मेरे पति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और मुझे आवाज़ देने लगे। मैं दौड़कर उनके पास गई तो कहने लगे कि तुम्हारा मोबाइल बहुत देर से बज रहा है।
ये अनजान नंबर किसका है जो तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा है? मैंने घबराते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो बहुत देर से काम में बिजी हूँ। हेमंत ने फ़ोन मेरी तरफ उछालते हुए कहा। लो, अपने आप को बड़ी शरीफ बन रही हो, लेकिन सच तो कुछ और है। मैंने नंबर देखा, कोई अननोन नंबर था। मैंने अपनी सफाई में कहा, मैंने ये नंबर पहली बार देखा है। मुझे नहीं पता कि किसका नंबर है। आप खुद कॉल कर लीजिए और पूछ लीजिए कि कौन है। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगे कि जुबान चलाती हो। कहने लगे कि मुझे तुम पर कभी यकीन नहीं आया और आज के बाद तुम मेरी जिंदगी से फ्री हो। उनकी ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा कि बस मैं डिवोर्स के पेपर्स जल्दी बनवा लूंगा और तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, तुम मेरे घर से निकल सकती हो। मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी और कहा कि प्लीज़ हेमंत, ऐसा मत कीजिए। मैं तो काफ़ी समय से तुम्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन आज मुझे वजह मिल गई और तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया। मैं उनके आगे हाथ जोड़ती रही, रोती रही, रिक्वेस्ट करती रही, मगर उन्होंने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो मेरी शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था और इतनी जल्दी मेरे पति ने सिर्फ एक छोटी सी बात पर मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी भी मांगी ली थी, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अब मैं इधर उधर क्या भटकती। घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे, इसलिए मैं रिक्शा पकड़कर सीधा अपने मायके तक आ गई थी। घर पहुंची तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। वो हैरान नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने उनके सामने रोना शुरू कर दिया और उनको जब सब कुछ बताया तो वो खामोश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ज़बान बंद है, लेकिन आंखें कुछ कह रही हैं। तभी भैया अंदर से दौड़ते हुए बाहर आए और कहने लगे कि क्या हुआ है। मैं अभी भैया से कुछ कहती, इतनी देर में बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो भैया मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि किस तरह मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और अब डिवोर्स देने के लिए कह रहा है। भैया ने कहा कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मगर भाभी ने उन्हें खामोश रहने के लिए कहा। अगले ही दिन हेमंत ने डिवोर्स के पेपर घर भिजवा दिए थे, जिस पर उनके साइन थे। भैया ने मुझसे भी साइन करवाया और कहने लगे कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मेरा और हेमंत का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। भैया ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी तुम्हें दोबारा टूटने नहीं दूंगा। वो इंसान तुम्हारे लायक ही नहीं था। ये तुम्हारा घर है और अब तुम यहीं पर रहोगी। मैं भैया से माफ़ी मांग रही थी कि भैया मैं अपनी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चला सकी। भैया ने कहा कि पागल हो गई हूँ क्या? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं जब रात को सोने के लिए लेट थी तो हेमंत की आवाज़ से मेरे कानों में गूंज रही थी कि निकल जाओ मेरे घर से और मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए कई दिन गुजर गए थे। भैया का एक बेटा भी हो गया था। मेरी गोद में उनका बेटा खेल रहा था। जब भाभी ने मुझसे आकर कहा कि घर के काम भी कर लिया करो, हमेशा हमेशा के लिए इस घर की होकर रह गई हो। अब तुम इस घर की मेहमान नहीं हो बल्कि सदस्य हो, इसलिए बराबर से काम किया करो। मैं जानती थी कि भाभी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, मगर ये घर मेरा भी था। मैं यहाँ के अलावा कहाँ जाती। मैं अब ज़्यादातर घर के कामों में बिजी रहती थी और किचन में काम करते समय भाभी की खामोशी का सामना करना पड़ता। एक दिन किचन में काम करते हुए मैंने भैया को किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। वो कुछ परेशान नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। मैं भैया के सामने गई और जब उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया तो मैंने कहा, भैया आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने नज़र झुकाकर कहा कि नहीं मुस्कान, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा, भैया मैं सब समझती हूँ, मुझे बताइए। कुछ समय के लिए भैया खामोश रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि कुछ नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही। ऑफिस में भी काम ठीक से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से घर में खर्चों पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी 1-2 से कुछ दिनों के लिए 10,000 रुपये उधार लिए थे, बस उसी से बात कर रहा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। भैया तो वहाँ से चले गए थे, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नौकरी करूँगी। इसीलिए अगले दिन मैंने न्यूज़पेपर में जॉब का एक एडवर्टाइजमेंट देखा।
मैंने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया तो अगले ही दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और फिर मुझे फ़ौरन ही वहाँ काम पर रख लिया गया। सैलरी भी मामूली सी ही थी, लेकिन शुरुआत के लिए काफ़ी थी। रात के समय मैंने भैया से इस बारे में बात की कि मैं जॉब करना चाहती हूँ और मुझे जॉब मिल भी गई है। भैया ने कहा, लेकिन तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, भैया आप तो जानते हैं कि मेरा शुरू से ही शौक था, मैं ज़्यादा पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी। भाभी बीच में बोल गई और कहने लगी कि नौकरी करनी है या फिर घर के काम भी करने हैं। मैंने कहा, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऑफिस से आकर घर के भी सारे काम कर दिया करूँगी। भैया कहने लगे कि चलो ठीक है, अगर तुम नौकरी करना चाहती हो तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अगली सुबह मैं टाइम पर ऑफिस पहुंच गई थी। मेरी नौकरी का पहला दिन था। वहां मुझे सारा दिन कंप्यूटर पर नंबर्स और फाइल्स भरना था। नौकरी का पहला दिन अच्छा गुजरा था। वापस आने पर मेरा दिल बेफिक्र था। घर आकर जब मैंने कपड़े बदले और किचन में पानी लेने गई तो भाभी सोफे पर लेटी हुई थी। कहने लगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी तक खाने का कुछ नहीं बनाया, तुम बना लो। मैं जल्दी जल्दी घर के सारे कामों में लग गई थी। खाना बनाया, साफ सफाई की, ऐसा लगता था जैसे भाभी ने सारा दिन घर का कोई काम ही नहीं किया। जब रात को भैया घर आए तो उन्होंने पूछा कि ऑफिस का पहला दिन कैसा गया। मैंने उनको बताया कि बहुत अच्छा गया। फिर उन्होंने सैलरी के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि भैया मैं बिजली और गैस का बिल दे दिया करूँगी। भैया कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम अपनी सैलरी अपने पास रखो, तुम्हारे भी अपने बहुत खर्चे हैं। मगर मैंने उनको समझा दिया कि मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। भाभी ने बात करते हुए कहा कि काम करने का शौक है तो सुबह जाकर काम कर लो, लेकिन वापस आकर घर के भी काम करने पड़ेंगे। भैया भाभी की बात सिर झुकाकर सुनती रहे। मैंने कहा, भाभी मैं ऑफिस से आकर सारे काम कर लिया करूँगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रात को भैया ने चुपके से पूछा कि मुस्कान कुछ भी हो, तुम्हें अपनी भाभी की बातों का बुरा नहीं मानना है, वो थोड़ी जज्बाती है। मैंने कहा, भैया मैं भाभी की बातों का बुरा नहीं मानती, बस सबको खुश रखना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद मैंने सैलरी से कुछ पैसे बचाकर भैया का लिया हुआ कर्जा निपटाने के लिए उन्हें दे दिए थे। भैया बहुत खुश हुए थे और वो मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे कि बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती आई हो। मैंने कहा, भैया हमेशा आपने मुझे जीना सिखाया, अब मेरी बारी है। और उस दिन मुझे लगा कि मैंने सिर्फ नौकरी शुरू नहीं की, बल्कि भैया की कुर्बानी का थोड़ा सा बोझ भी अपने कंधों पर उठा लिया। शाम को जब मैं ऑफिस से घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो भाभी बिस्तर पर लेटी हुई थी। कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना नहीं बनाया, तुम बना लो। मैंने खामोशी से कमरे में जाकर कपड़े बदले और जल्दी जल्दी सारे कामों में लग गई। अब मेरा रोज़ का रूटीन यही हो गया था। पहले मैं ऑफिस जाकर काम किया करती थी, उसके बाद घर आकर सारे काम करती थी। मुझे 1 मिनट आराम करने का भी समय नहीं मिलता था। रात को भी घर के सारे काम से निपटते निपटते 2 बज जाते थे। जैसे ही खाना तैयार हो जाता, भाभी जल्दी से खाना खाने के लिए आ जाती थी और फिर खाने में कमियां निकाला करती थीं। मगर भैया कहते थे कि मेरी बहन ने हमेशा मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। मुझे तो हमेशा उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। भैया के मुंह से तारीफ सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता था। हर महीने जब जब मुझे सैलरी मिलती, मैं थोड़ी सी शॉपिंग अपने लिए करती थी। भाभी के लिए भी कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आया करती थी और भैया की बेटी के लिए भी चॉकलेट लाया करती। भाभी की कड़वी बातों ने मेरा दिल बहुत उदास कर दिया था। मैं उनकी बातों पर जितना इग्नोर करने की कोशिश करती, उतना ही वो मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मैं रात को आकर सारे काम करती थी। फिर भी एक दिन भाभी ने भैया के सामने कहा कि देखो, तुम्हारी बहन मुझे बहुत परेशान करती है, ऑफिस से घर आकर सो जाती है, घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। भैया समझ गए थे कि भाभी झूठ बोल रही है, इसलिए वो खामोश रहे और मुझे खाना खाने का इशारा दिया। जब उन्हें लगा कि भैया ने मुझे कुछ नहीं कहा तो वो किचन में आकर कहने लगी कि तुम बस अपने भाई की ही अच्छी बनती हो। मैंने कहा, भाभी मैं अपने भाई के लिए हमेशा से अच्छी हूँ, बस आपकी नज़र में फ़र्क है। टूशो भाभी खामोश हो गई, लेकिन उनकी नज़रों में नाराज़गी थी। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग रख ली गई। घर वापस आने में देर हो गई। मैं जब घर पहुंची तो भाभी ने गुस्से से दरवाज़ा खोला और कहने लगी, अब क्या हर दिन देर से ही घर आओगी?
तुम्हारे ऑफिस में रात का भी काम है क्या? मैंने कहा, भाभी आज मीटिंग थी इसलिए देर हो गई, वरना तुम्हें रोज जल्दी ही आ जाती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बहाने तो खत्म ही नहीं होते, चलो जल्दी से किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, उन्हें धो दो। भाभी की बात सुनकर तो मेरा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर क्या था, कपड़े बदलने के बाद मैं काम में लग गई थी। भैया ने भी पूछा कि आज देर क्यों हो गई थी, तो मैंने उन्हें बता दिया कि आज ऑफिस में काम ज्यादा था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि मैं जानता हूँ तुम खुद को बहुत थका रही हो, लेकिन तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी का सुकून है। तुमने हमारे लिए जो किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। भैया की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी तो भाभी मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे सोने की अंगूठी गायब हो गई है। कल तक तो अलमारी में ही थी, लेकिन अब नहीं मिल रही। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, भाभी आपने चेक किया? अच्छी तरह से, शायद आप कहीं और रखकर भूल गई हो। उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है, पर तुम ऑफिस से आकर अकेली किचन में भी गई थी और मेरे कमरे में भी। मैंने पलट कर कहा, भाभी आपका क्या मतलब है? आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना, शायद इसीलिए तुमने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस बात साफ कर रही हूँ। भाभी के मुंह से निकले शब्द मेरी बर्दाश्त की हद को खत्म कर रहे थे। मैं बिल्कुल खामोश रही। मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा। मैंने सोच लिया था कि मैं भैया से मौका देखकर बात करूंगी। रात को जब भैया आए तो भाभी ने मुझसे पहले ही बात शुरू कर दी थी। कहने लगी कि तुम्हारी बहन खुद मेरे कमरे में गई थी और तभी से ही मेरी सोने की अंगूठी गायब है। इस पर भैया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, भैया मैं गई थी भाभी के कमरे में, लेकिन मुन्ने के कपड़े निकालने के लिए। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। आप जानते हो ना कि मैं कैसी हूँ। भैया ने सीरियस होकर कहा कि अंशिका, तुम्हें याद है पिछले महीने जब हमने घर की सफाई की थी तो तुमने कहा था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी छोटी वाली अलमारी के लाकर में रख देती हूँ, तो तुम्हारी अंगूठी भी वही होगी। भाभी का चेहरा 1 मिनट के लिए पीला पड़ गया। वो कहने लगी कि ठीक है, मैं देख लेती हूँ, लेकिन अगर वहाँ नहीं हुई तो भैया ने घूर कर भाभी को देखा और कहा, अगर वहाँ भी नहीं मिली तब भी मैं अपनी बहन को चोर नहीं मानूंगा। भाभी को एक जोरदार झटका लगा। वो फौरन ही कमरे में अंगूठी तलाश करने के लिए चली गई, लेकिन जब वापस आई तो उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। भैया ने जब उनके हाथ में अंगूठी देखी तो कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? भाभी ने कुछ नहीं कहा। भैया कहने लगे, लेकिन तुम्हें मुस्कान से माफी मांगनी होगी। भाभी घबरा गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे इससे कोई माफी नहीं मांगनी है। भैया ने कहा कि गलती तुम्हारी है, तुम अपना सामान खुद रखकर भूल गई और फौरन ही तुमने मेरी बहन पर इल्जाम लगा दिया। भाभी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि मैं बोल पड़ी और मैंने कहा कि नहीं भैया, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ये सब भूल जाइए। भैया ने गहरी सांस ली और खामोश हो गए। उधर ऑफिस में काम बढ़ गया था और मैंने अपने आप को उसमें उलझा लिया था। ऑफिस से वापस आने का रास्ता अब मुझे अजनबी लगने लगा था। रोज वही एंटो रिक्शा, वही सड़क, वही सिग्नल, मगर अब हर मोड़ पर कोई साया साट महसूस होता। शुरू में तो लगा जैसे कि मेरा वहम है, लेकिन मेरा वहम एक दिन हकीकत में बदलने लगा। एक शाम ऑफिस से निकलते समय मैंने देखा कि एक नीले रंग की गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। मैं ऑटो में बैठी और पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब सिग्नल पर ऑटो रुकी तो वही गाड़ी मेरे पीछे लगी हुई थी। शायद ऐसा इत्तेफाक हो या मैंने खुद को तसल्ली दी। अगले दिन फिर वही हुआ। ऑफिस से निकली, वहीं गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। इस बार मैंने अपना रास्ता बदल लिया था। मैं रोड के बजाय मार्केट के अंदर से गुजरने लगी थी। गाड़ी भी मुड़ गई तो दिल की धड़कनें तेज होने लगीं, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल किया। घर पहुंची तो दरवाज़ा भैया ने खोला। कहने लगी कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा बहुत उदास है। मैंने कहा कि कुछ नहीं भैया, बस बहुत थक गई हूँ। जब भाभी कमरे से निकली और उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहने लगी, क्या बात, आज फिर देर लगा दी? ऐसा कौन सा ऑफिस है जो देर रात तक खुला रहता है? मैं चुपचाप अंदर चली गई, मगर मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे इस बारे में भैया को बता देना चाहिए, लेकिन फिर रुक गई। वो पहले से ही काफ़ी दबाव में थे। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। इस बार मैंने ऑटो से जाने के बजाय बस का सफ़र शुरू कर दिया। मैं बस स्टॉप से कुछ फासले पर खड़ी हुई थी।
मैंने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखा तो फिर से मुझे वही गाड़ी दिखाई दी। खिड़की से कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ऑफिस में भी मैं इस वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरा ऑफिस में काम करना मुश्किल होता जा रहा था। मैनेजर ने मुझे एक दिन बुलाया और पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देखो, तुम एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, इसलिए अपनी सेहत और काम दोनों का ख्याल रखो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। जब ऑफिस से निकलकर जैसे ही ऑटो लेने के लिए सड़क के किनारे गई, वहीं गाड़ी कुछ दूरी पर रुकी। मैंने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने का बहाना किया, लेकिन असल में मैं उसकी नंबर प्लेट नोट कर रही थी। तभी गाड़ी एकदम से आगे बढ़ गई और गायब हो गई। उस दिन मैं बहुत डर गई थी। घर पहुंची तो भैया सामने बैठे हुए थे। उनकी गोद में मुन्ना था। उन्होंने मुझे देखा तो पूछने लगी, सब ठीक है, तुम परेशान लग रही हो। मैंने कहा कि नहीं भैया, बस्तर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी छुपाने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने कहा कि जी भैया, अगर कुछ हुआ तो आपको ज़रूर बताऊंगा। अगली दोपहर में लंच के बाद ऑफिस की खिड़की से बाहर झांक रही थी, तभी नीचे मुझे वही गाड़ी नजर आई। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैंने फॉरेन कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि ये गाड़ी रोज यहाँ आती है, लेकिन किसी को लेने नहीं, बस कुछ देर खड़ी रहती है। प्लीज़ आप इस पर नज़र रखा करें। गार्ड ने अपनी गर्दन हिला दी और कहने लगा कि जी मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। अगले दिन मुझे गार्ड ने बताया कि मैडम कल भी वही गाड़ी ही आई थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब गया वो फौरन चली गई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और कहा कि प्लीज़ आप कुछ दिनों के बाद इसकी CCTV फुटेज अपने पास सेव रखना। शाम को वापसी पर मैंने एक बार फिर रास्ता बदल लिया था। अब की बार मैं ऑटो से आधे रास्ते ही उतर गई थी और पैदल चलने लगी। मैं देखना चाहती थी कि वो गाड़ी मेरे पीछे आती है या नहीं। थोड़ी देर बाद वही गाड़ी धीरे धीरे मेरे बराबर से गुजरने लगी। शीशे काले थे, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से एक गली में मुड़कर खुद को बचाया। घर जाकर मैं कमरे में बंद हो गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं इस बारे में भैया को कैसे बताऊं। फिर सोचा कि अभी नहीं, जब तक मेरे पास सबूत नहीं आ जाता। 2 दिन के बाद वो गाड़ी ऑफिस के पीछे वाली गली में खड़ी हुई थी। गार्ड ने मुझे बताया कि मैडम, इस कार में 2 आदमी थे। एक फ़ोन पर बात कर रहा था, दूसरा बाहर बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। मैंने अगले दिन ऑफिस की छुट्टी कर ली और करीब के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने का सोचा, लेकिन दिल डर गया। भाभी और मोहल्ले वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मुझ पर इल्ज़ाम न लगा दे, यही सब सोचते हुए रात हो गई थी। मैंने सब कुछ अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया था, गाड़ी का नंबर और बाकी सारी डिटेल्स। अब यही सब मेरी जिंदगी का रूटीन बन गया था। आसमान पर बादल थे और गलियां सुनसान। जब ऑटो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने कुछ दूरी पर उतरने का फैसला किया। कहा कि भैया, यही रोक दो। मैं किराया देकर पैदल गली में दाखिल हो गई। मैंने तेज चलने की कोशिश की, तभी मुझे किसी के मेरे करीब आने की आहट महसूस हुई। अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर गीला कपड़ा रख दिया। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ मेरे मुंह से नहीं निकल सकी। तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं कमरे में थी। वहाँ हल्की सी रोशनी छाई हुई थी। मेरी आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था, सर भारी लग रहा था, ऊपर पर्दे और पास में आईना दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ही किसी होटल का कमरा है। मैंने खुद को संभालना, अपने कपड़े ठीक किए और कमरे को देखने लगी। मेरे हाथ पैर खुले हुए थे, न कोई बेड़ी न कोई जंजीर, लेकिन दरवाज़ा बंद था। कुछ देर बाद हल्की सी आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला और एक नकाब पहने हुए इंसान अंदर दाखिल हुआ। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया। मैं फौरन दरवाजे के पीछे छुप गई। कमरे में एक छोटी सी टेबल थी जिस पर फ्लावर पॉट रखा हुआ था। जैसे ही वो अंदर आया, मैंने पूरी ताकत के साथ फ्लावर पॉट उसके सर पर मार दिया। फ्लावर पॉट टूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। मैं तेज कदमों से कमरे से बाहर निकलकर भागी। रास्ते में अंधेरा था, सिर्फ एक इमरजेंसी लाइट जल रही थी। सीढ़ियाँ नीचे ले जाने लगी। मैं दौड़ती हुई नीचे उतरी। किसी ने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई, रुको, लेकिन मैं नहीं रुकी। होटल के मेन गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, लेकिन शायद वो नींद में था। मैंने उसके पास से गुजरकर बाहर की सड़क पर कदम रखा
और इधर उधर देखा। ट्रैफिक बहुत कम था। मैंने जल्दी से पैदल चलना शुरू कर दिया। चौराहा आया तो वहाँ से एक रिक्शा गुजर रही थी। मैं सीधा उसके रिक्शा में बैठ गई और उसे अपने घर का एड्रेस बताया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा दुपट्टा और पर्स तो वहीं पर रह गया, लेकिन खुशी थी कि मैं बच निकली। घर पहुंचते ही दरवाज़ा भैया ने खोला। मेरी हालत देखकर वो चौंक गए। उन्होंने कहा कि मुस्कान, क्या हुआ है तुम्हें, और तुम कहाँ थी? ये तुम्हारी हालत कैसी हो रही है? इतने मैं उनसे कहती, पीछे से भाभी की आवाज़ आई कि मुंह काला करके आ गई। मैंने चौंक कर भाभी की तरफ देखा। मैंने कहा, भाभी ये आप क्या कह रही हो? भाभी कहने लगी कि अब तुम झूठ बोलोगी। इतनी रात को तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भैया ने तभी मेरी तरफ देखा जैसे कि वो सवाल कर रहे हों। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा कि भैया, मुझे किडनैप कर लिया गया था और किसी होटल के कमरे में मुझे कैद कर दिया गया था। मुझे पता ही नहीं चला, मैं खुद वहाँ से भाग कर आई हूँ। भाभी हंसने लगी और कहने लगी कि अच्छा, तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया और तुम इतनी आसानी से भाग भी आई। भले ऐसा कहाँ होता है तुम्हारा? दुपट्टा और पर्स का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर का साथ पता चल रहा है कि तुम कहाँ मुंह काला करके आ रही हो। मैं रोने लगी। भैया ने कहा कि खामोश हो जाओ। मैंने भैया से हाथ जोड़कर कहा कि भैया, मैं सच कह रही हूँ, मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूँ। ये सब करने वाला कौन था? मैं उसे नहीं जानती। भाभी ने बात करते हुए कहा कि नहीं, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। मोहल्ले के लोग बातें कर रहे थे कि जब से ये नौकरी करने लगी है तो इसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। देर रात इसलिए तो ये घर आती है। मैं खामोश हो गई और गुस्से से चलती हुई कमरे के अंदर आई। मैंने अपने आप को बंद कर लिया और बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है? भैया ने थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया। कहने लगे कि दरवाज़ा खोलो मुस्कान। मैंने उनके कहने पर दरवाज़ा खोल दिया। भैया ने मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो परेशान हो गए। कहने लगे, अगर सच में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो तुम मेरे साथ चलो, हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। मैंने कहा, भैया पहले मुझे होटल जाना है, वहाँ पर मेरा पर्स और दुपट्टा है। होटल का पता करना आसान नहीं था, लेकिन मैंने रास्ते की कुछ निशानियों को अपने दिमाग में बसा लिया था। भैया ने छुट्टी ली। हम सुबह सवेरे घर से निकल गए थे। मेरी नज़र एक होटल पर पड़ी तो मुझे ये वही होटल लगा। फिर हम लोग इसी होटल के अंदर चले गए। भैया ने रिसेप्शन पर बैठे एक आदमी से पूछताछ की और कहा कि मुझे कल रात के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। लड़की किडनैप करके यहाँ लाई गई थी। रिसेप्शन वाले ने पहले तो बात बदलने की कोशिश की। कहने लगा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, हम किस किस का ध्यान रखेंगे, हमें कुछ नहीं पता। भैया ने कहा कि बताते हो या पुलिस को अपने साथ लेकर आऊं। ये सुनकर वो डर गया। फिर उसने रजिस्टर खोलकर दिखाया। मैंने रूम नंबर पर उंगली रखी और कहा कि यही कमरा था। हमने पुलिस को फ़ोन किया। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। टीम ने कमरे से मेरा दुपट्टा, पर्स और कुछ फिंगरप्रिंट्स बरामद किए। ये सब कुछ लेकर उन्होंने रिपोर्ट लिखनी शुरू कर दी। इस समय होटल के मैनेजर से पूछताछ की गई। उसने बताया कि उस कमरे की बुकिंग एक फर्जी आईडी पर की गई थी, सीसीटीवी कैमरे का बहाना करके। वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, आपका बयान ले लिया गया है, जब ज़रूरत होगी तो पुलिस स्टेशन बुला लिया जाएगा। हम दोनों घर वापस आ गए। मैं थकी हुई थी, लेकिन दिल बेफिक्र था कि सच्चाई का जल्द ही पता चल जाएगा। दरवाज़ा खुला तो सामने भाभी खड़ी थी। उनका चेहरा पहले से ज़्यादा शक था। उनकी नज़रें मुझ पर ऐसी थीं जैसे सारी गलती मेरी हो। कहने लगी कि आ गई चल गया, तुम्हारे आरोपी का पता, और कितना झूठ बोलोगी तुम। मैंने कहा, भाभी मैंने कोई गलती नहीं की, मैं सच में किडनैप हुई थी, ये सब साजिश थी। उन्होंने कहा कि हाँ, हर बिगड़ी हुई लड़की यही कहती है कि साजिश हुई है। तुम जैसी लड़कियां जब रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो इसी तरह से मासूम बनती है। मैंने भैया की तरफ देखा। भैया, आप तो मुझे जानते हैं, क्या आपको भी मुझ पर शक है? भैया खामोश रहे, लेकिन उनकी नज़र मेरी नज़र से नहीं मिल रही थी। मैंने कहा, भैया मैं कसम खाती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पुलिस के पास रिपोर्ट है, सबूत है, पुलिस सब कुछ पता लगा लेगी। भाभी ने बात काट दी और कहा कि बहाने मत बनाओ, तुमने इस घर को बदनाम कर दिया।
मोहल्ले के लोग भी बातें बना रहे हैं। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी कहने लगी कि अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई को भी यकीन कर लेना चाहिए। मैंने कहा, नहीं भैया, आप बताते क्यों नहीं हैं कि आप मुझ पर यकीन करते हैं। भैया ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि मुस्कान, ये सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। लोग बातें बना रहे हैं, सच और झूठ के बीच फैसला करना मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा, भैया, तो आप भी मानते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? भैया ने कुछ नहीं कहा और उनकी खामोशी मेरे लिए सबसे ज्यादा कड़वी थी। भाभी ने मौका देखा और कदम बढ़ाकर दरवाज़ा खोला और कहने लगी कि निकल जाओ यहाँ से, तुम अब यहाँ और नहीं रह सकती। तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो रही है। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। भैया ने नज़र झुकाते हुए कहा कि मुस्कान, शायद अंशिका ठीक कह रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, भैया, इसका मतलब आप भी मुझे घर से निकालना चाहते हैं? भैया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं रोने लगी। मुझे अपने भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि जब भैया को मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरा यहाँ रुकना बेकार है। मैंने अपने कपड़े पैक किए और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। भाभी ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन भैया ने तो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। बाहर रात का समय हो रहा था और मैं अकेली खामोश खड़ी थी और फिर इधर उधर सड़कों पर टहलने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बार बार अपने हाथ से आंसुओं को पोंछती और सोचती कि आज मेरी जिंदगी का एक ऐसा समय आ गया कि मेरा भाई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मेरा वो भाई जिसने बचपन से लेकर हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं चलती रही। जब चलते चलते थक गई तो बस स्टॉप तक पहुंच गई थी। वहां एक बेंच पड़ी हुई थी। यह सुनसान सी जगह थी। मैंने अपना बैग बेंच पर रखा और काफ़ी देर तक वहां बैठकर रोती रही और ऊपर वाले से प्रार्थना करती रही कि जो सच है वो सबके सामने खुलकर आ जाए। फिर उसके बाद मैंने अपने बैग पर सर रख लिया। फिर मुझे कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो इधर उधर गाड़ियां दौड़ रही थीं। दिन चमक रहा था, लोग आज आ रहे थे। मैंने अपनी हालत ठीक की और अपना बैग लेकर वहां से खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि आते जाते लोग भी मुझे देख रहे थे। मुझे उनसे डर लगने लगा और घबराहट छूटने लगी। अभी मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। मैंने जैसे ही एक झटके से पीछे पलटकर देखा तो सामने एक जवान लड़का खड़ा था। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं सकी, लेकिन जब उसने मेरा नाम लिया, मुस्कान, तो मैं चौंक गई। मैंने उसे चमकती हुई नज़रों से देखा। धीरज, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड था। कभी हम एक साथ पढ़ा करते थे, कुछ मुलाकातें भी हुई थीं, ढेर सारी बातें भी हुई थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ धुंधला गया। उसने कहा, मुस्कान, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कल रात से ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक तुम पर नज़र चली गई, तो मैंने सुकून का सांस लिया कि फाइनली तुम मुझे मिल गई हो। तुम्हारा दुपट्टा और पर्स होटल में मिला। मैंने वहीं से तुम्हारा आईडी कार्ड देखा, फिर तुम्हारे घर गया, लेकिन तुम्हारे घर से पता चला कि तुम्हें निकाल दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हें जगह जगह तलाश कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम जानते हो कि मुझे किडनैप किया गया था? उसने कहा कि हाँ, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। मुस्कान, मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि एक लड़की को होटल में संदिग्ध हालत में लाया गया है, लेकिन तुम्हारे वहाँ से निकलने के बाद ही मुझे सारी डिटेल मिली। मैंने चौंक कर कहा, तो फिर मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया था? वो इंसान जिसे मैंने जख्मी किया? धीरज ने मेरी बात बीच में रोकते हुए कहा, वो अस्पताल में मौजूद है, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन मुस्कान, तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है? मैंने कहा कि नहीं, तो उसने अपनी सांस छोड़ते हुए कहा कि वो तुम्हारा पति है, जिससे तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है। धीरज की बात सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैंने कहा, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? धीरज कहने लगा, यही जानने के लिए तो उसने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। तुम अभी और इसी समय मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो।
ताकि तुम्हारा बयान पूरा हो सके, लेकिन पहले तुम आराम कर लो और अपनी हालत ठीक करो। मैंने खामोशी से सर हिलाया। मैं जानती थी कि सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती और अब सब कुछ सबको पता चल जाएगा। जब मैं धीरज के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची तो सामने ही पुलिस इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। धीरज मुझे लेकर उनके सामने बैठ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने फाइल खोली और मेरी तरफ देखा। कहने लगे कि आपके साथ जो हुआ था, आपके आरोपी को पकड़ लिया गया है। वो बता रहा है कि वो आपका पति था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि वो इस समय अस्पताल में मौजूद है, लेकिन वो अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि उसने ही आपको किडनैप किया था और आपने उसको जख्मी किया। धीरज कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मुस्कान के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, क्योंकि मुस्कान को सोची समझी साजिश में फंसाया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने गहरी नज़र से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि हम आपकी कंडीशन समझ सकते हैं, लेकिन अब जब सच सामने आ रहा है तो आपको उसे कबूल करना होगा। मैंने कहा कि जी, मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे अस्पताल हेमंत के पास ले जाया गया। अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में मुझे उस कमरे में ले जाया गया जहां हेमंत गंभीर हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, वो नज़र चुराने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि चलो, जो भी सच है आप सब कुछ बता दो। जो कुछ भी तुमने छुपाया हुआ था वो मुस्कान मैडम को बताओ। हेमंत ने धीरे से सर उठाया और कहने लगा कि जो कुछ हुआ वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, मुझे फंसाया गया था। मैंने कहा कि किसने फंसाया तुम्हें, तो उसने झिझकते हुए कहा कि तुम्हारी भाभी ने, वो मुझसे किडनैप में थी, उसने ही तुम्हारी शादी मेरे साथ करवाई और मुझसे कहा कि मैं शादी के बाद तुम्हें डिवोर्स दे दूं। उसने कहा था कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए यही तरीका सही है। तभी धीरज ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहने लगा कि ये सच है कि तुम्हारे और मुस्कान की भाभी अंशिका के बीच कुछ चल रहा था। हेमंत ने कहा कि हाँ, मैं और अंशिका एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वो अपनी शादी के बाद भी मेरे किडनैप में रही। उसने खुद अपनी मर्जी से मुस्कान की शादी मेरे साथ करवाई ताकि वो मेरे किडनैप में भी रह सके और अपनी नंद से बदला भी ले सके। वो मुस्कान को डिवोर्स दिलवाकर उसे बदनाम करवाकर खुद मेरे करीब आना चाहती थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने फौरन कार्यवाही शुरू कर दी। भाभी को फौरन अरेस्ट कर लिया गया। उनकी कॉल रिकॉर्ड भी निकाले गए। भैया के सामने जब पूरी बात आई तो उन्होंने भाभी से कहा, क्या ये सब सच है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने सिर्फ ये सब कुछ मुस्कान से अपनी नफरत बढ़ाने के लिए किया। मैं अपनी जगह चाहती थी। मैं जानती थी कि आप मुझसे भी ज्यादा उसे पसंद करते हो। भैया ने गुस्से से कहा कि जिस जगह के लिए तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, वो जगह तुम्हें मेरे दिल से हमेशा के लिए बाहर ले गई। उन्होंने वहीं सबके सामने भाभी को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाभी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भैया ने कहा कि खामोश रहो, तुम्हारी वजह से हम दोनों भाई बहन के रिश्ते में फूट पड़ गई और तुमने मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ किया। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भाभी शर्मिंदा हो गई और अपने के पर फूट फूट कर रोने लगी और पुलिस ने उनको जेल पहुंचा दिया। मैं एक तरफ खामोश खड़ी हुई थी। भैया मेरी तरफ आए और मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी बात का विश्वास नहीं किया। मैंने कहा नहीं भैया, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए था और बस अपना भाई भैया की आंखों में आंसू आ गए। भैया ने कहा कि चलो, अपने घर में तुम्हें फिर से इज्जत भरोसा और अपने घर की शान बनाकर रखूंगा। भैया और मैं घर आ गए थे। इस सब के बीच में धीरज का शुक्रिया अदा करना मैं भूल गई थी। मैंने अपना मोबाइल उठाया और धीरज को फ़ोन लगाया। धीरज मुझसे फ़ोन पर बात कर रहा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारा शुक्रिया एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसने कहा कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, उसके बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। तो वो कहने लगा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा साथ। जब उसने ये बात कही तो मैं अचानक खामोश हो गई। वो कहने लगा कि शायद तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से ही बहुत पसंद करता हूँ। तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं कैसा हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर पर भेज दूँ और तुम अपने भाई को हम दोनों के रिश्ते के लिए मना लो। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैंने धीरज से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अगले दिन उसके पेरेंट्स हमारे घर पर आए
तो भैया ने खुद इस रिश्ते को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। भैया ने कहा कि धीरज बहुत अच्छा लड़का है। सब कुछ जानते हुए भी उसने अपने माता पिता को इज्जत से हमारे घर पर भेजा, तो फिर इस रिश्ते से इनकार करना बनता ही नहीं है। इस बार मैं बहुत खुश थी। मैं धीरज को बहुत अच्छे से जानती थी और उसने जो मेरे लिए किया था उसका उपकार शायद मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती थी। भैया ने मेरी शादी धीरज के साथ करवा दी और अब मैं धीरज के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। वो काफ़ी दौलतमंद इंसान है। जो खुशी कभी मुझे हेमंत नहीं दे सका, उससे कई गुना ज़्यादा खुशियाँ मुझे धीरज से मिली। दूसरी तरफ मेरे भैया अकेले रह गए थे, तो कुछ समय के बाद मैंने उनके लिए भी एक अच्छी सी लड़की तलाश करके उनकी दूसरी शादी करवा दी, क्योंकि भैया के पास बेटा था और उसका ख्याल रखने के लिए एक औरत की बहुत ज़रूरत थी। जिस लड़की से भैया की शादी करवाई थी, वो लड़की काफ़ी सुलझी हुई और सीधी लड़की है और आज भी भाभी बनकर मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। उसने भैया और उनके बेटे को बहुत होश रखा हुआ है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।